हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। कल हम 22 पढ़े थे मॉडल सेट। आज मॉडल सेट 23 पढ़ रहे हैं। देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चंस दिए गए हैं। और हमें कल पूरा फिजिक्स का था, है ना। जो पृथ्वी का केंद्र जी है उसके अकॉर्डिंग था। ताप्स थे, है ना, श्यानता थी, है ना, घनत्व, कोशिका, केशिकत्व था। आज मॉडल सेट 23 में देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं। देखिए, ताप बढ़ने पर गैस की श्यानता क्या होती है? बढ़ती है ना। कल था कि ताप बढ़ने पर द्रव की श्यानता क्या होती है? तो घटती है। और ताप बढ़ने पर गैस की श्यानता बढ़ती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंधी आने पर छप्पर का उड़ना किस सिद्धांत पर आधारित है? तो आंधी आने पर छप्पर का उड़ना बर्नौली के सिद्धांत पर आधारित है। बर्नौली का जो सिद्धांत होता है उसमें आंधी आने पर छप्पर मतलब छत, आंधी तूफान आएगी तो छत जो उड़ जाती है उसका उड़ना किस सिद्धांत पर आधारित है? वो बर्नौली के सिद्धांत पर आधारित है। यंग प्रत्यास्थता गुणांक का SI मात्रक क्या है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो है वो यंग प्रत्यास्थता गुणांक का SI मात्रक होता है ना। यंग प्रत्यास्थता गुणांक का बीमा होता है। यंग प्रत्यास्थता गुणांक का बीमा होता है। तो यंग जो प्रत्यास्थता गुणांक है उसका बीमा, बीमा है ना, बीमा, ये जो है ना इनको बीमा बोलते हैं। तो m ये 1 है, उसकी घात नहीं लिखी जाती, इसलिए सिंपल m1 l-1 और t⁻²। यहाँ पे जो m है, m का यहाँ पे 1 दिया गया है उसकी घात, लेकिन m की घात 1 नहीं लिखी जाती, इसलिए सिंपल m l-1 और t⁻²। ठीक है, t की घात 2। झूला झूलते कोई व्यक्ति झूला पर खड़ा हो जाता है तो इसका आवर्तकाल देखो। अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा झूला झूल रहा है वो, हाँ, और वो झूले पे अचानक से ऐसा खड़ा हो गया तो जो उसका आवर्तकाल है ना वो घटने लगेगा। ऐसे दोलन के जैसे जाता है ना झूला, ऐसे झूलता जाता है, ऐसे झूलता जाता है, और कोई व्यक्ति अचानक से वहाँ खड़ा हो गया ऐसे, तो उसका आवर्तकाल घट जाएगा। याद रखिएगा। यदि झूलने पर एक व्यक्ति के स्थान पर 2 व्यक्ति बैठ जाएं, जैसे ये झूला है, उसमें ये झूला है तो एक व्यक्ति के स्थान पर 2 व्यक्ति बैठ जाएं तो उसका आवर्तकाल अपरिवर्तित रहता है। क्यों? क्योंकि दोनों, एक व्यक्ति का वजन था पहले, फिर दूसरा व्यक्ति का वजन हो जाता है, तो उसका आवर्तकाल चेंज नहीं होता, वो अपरिवर्तित रहता है। जैसा चल रहा था, जैसा था, सिर्फ वैसे ही रहेगा। ध्वनि में, वायु में ध्वनि तरंगे होती है, तो वायु में जो ध्वनि तरंगे होती है वो अनुदैर्घ्य तरंगे होती है। 2 तरीके की तरंग होती है, अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य। तो अनुदैर्घ्य तरंगे होती है जो वायु में होती है, वायु में जो ध्वनि तरंगे होती है वो अनुदैर्घ्य, इस तरीके श्रृंग और गर्त के रूप में होती है, और अनुदैर्घ्य तरंगे होती है। याद रखिएगा। ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा होता है इस्पात में, मतलब ठोस में। ठोस, इस्पात एक प्रकार से ठोस है, उसको ठोस की संज्ञा दी गई है इस्पात को, तो जो ध्वनि का वेग होता है सबसे ज़्यादा हो जाता है हमारा इस्पात में। इस्पात क्या है? ठोस है। पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है, पराश्रव्य जो तरंगे है उसकी आवृत्ति होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक। 20,000 हर्ट्ज से अधिक, 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, मतलब 20,000 हर्ट्ज से अधिक हो जाती है पराश्रव्य, जिसको हम सुन नहीं सकते, एकदम लाउड, बहुत ज़्यादा 20,000 हर्ट्ज की बहुत पराश्रव्य, जिसको हम सुन नहीं सकते, कान के पर्दे फट जाएंगे हमारे। अवश्रव्य तरंगे की आवृत्ति होती है 20 हर्ट्ज से कम की, 20 हर्ट्ज से कम की होती है अवश्रव्य तरंगों की आवृत्ति, है ना। इसको भी हम सुन नहीं सकते, फुसुर 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 बोलते हैं ना, वही है 20 हर्ट्ज से कम। और 20,000 हर्ट्ज, हर्ट्ज मतलब एकदम लाउड, जिसमें हमारे कान के पर्दे भी फट सकते हैं, जिसको हम सुन ही नहीं सकते। अपश्रव्य होती है, इसको भी नहीं सुन सकते, 20 हर्ट्ज से कम, एकदम फुसुर फुसुर कान में बोला जाता है, जिसको एक नॉर्मल व्यक्ति नहीं सुन सकता। हाँ भी, अगर वो कान में फुसुर फुसुर कोई बोल रहा है बिल्कुल अपने मन में, है ना,
एकदम बुदबुदा रहा है, वो होती है 20 हर्ट्ज से कम की आवृत्ति। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल व ध्वनि स्रोत के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? 17 मीटर की। स्पष्ट जो प्रतिध्वनि होती है उसको सुनने के लिए परावर्तक तल व ध्वनि स्रोत के बीच, परावर्तक तल है और ध्वनि स्रोत है, उनके बीच की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? 17 मीटर की। उन दोनों के बीच की न्यूनतम दूरी स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए और परावर्तक तल पर, ये ध्वनि तरंगों, देखो यहाँ पे स्पष्ट ध्वनि, परावर्तक शतक, ये जो न्यूनतम दूरी होनी चाहिए ये होनी चाहिए हमारी 17 मीटर की। आई बात समझ में? ध्वनि के वेग का मान सबसे कम होता है गैस में। गैस में ध्वनि के वेग का मान सबसे कम होता है। ध्वनि का जो वेग होता है वो गैस में नहीं होता, मतलब वायु में ध्वनि का वेग बहुत कम होता है। कैसे करोगे? कहाँ जा रही है ध्वनि पता नहीं। आप बोल रहे हो नॉर्थ में, अपना फेस का डायरेक्शन नॉर्थ में है आपके, है ना, आप बोल रहे हो नॉर्थ में, लेकिन क्या साउथ वाले को सुनाई नहीं देगा? देगा ना। तो ध्वनि का जो वेग होता है सबसे कम गैस में होता है, मतलब इंसान कहीं से भी सुन सकता है। आप साउथ में बोल रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि नॉर्थ वाला नहीं सुनेगा, सुन सकता है वो, है ना। और वायु में ध्वनि का वेग तापमान के घटने से घटता है। देखो तापमान के घटने से कैसा टेम्परेचर है, तो वायु में ध्वनि का जो वेग होता है वो तापमान के घटने से घट जाता है। वायु में ध्वनि का वेग, है ना, किस वेग से थी ध्वनि, है ना, और उसका टेम्परेचर, तापमान कैसा है, तो वो जैसा घटेगा वैसा ही हमारी ध्वनि का वेग भी घट जाएगा। 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान होता है 4.2 इंटू 10⁻² जूल। कितना होता है 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान? 4.2 इंटू 10⁻² जूल के। ठीक है। मानव शरीर का सामान्य ताप 37 डिग्री सेल्सियस में और 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट में। तो हम सेल्सियस ज़्यादा यूज़ नहीं करते, हम फ़ारेनहाइट का मान करते हैं। जो हमारा थर्मामीटर होता है उसमें फ़ारेनहाइट का लिखा रहता है। तो 98.6 अगर किसी स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप है तो उसको बुखार नहीं मानी जाती। 98.7 हुआ तो हल्का सा बॉडी का टेम्परेचर गर्म। 98.5 हुआ तो आप ठंडा, मतलब इससे कम हुआ तो आपका बॉडी का टेम्परेचर ठंडा और बढ़ा तो बुखार। कमरे का सामान्य ताप 27 डिग्री सेल्सियस और 80.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है। फ़ारेनहाइट में 80 और 27 डिग्री सेल्सियस में कमरे का सामान्य ताप, इतना याद रखिएगा। विशिष्ट ऊष्मा का ऐसा मात्रक क्या होता है? जूल प्रति किलोग्राम प्रति केल्विन। किसमें? विशिष्ट ऊष्मा का ऐसा मात्रक जूल प्रति किलोग्राम प्रति केल्विन। गुप्त ऊष्मा का ऐसा मात्रक जूल प्रति किलोग्राम। किसका? गुप्त ऊष्मा का। ठीक है। केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक होता है 273 केल्विन का। कितने का? 273 केल्विन का जो होता है वो तापमान होता है, बर्फ का गलनांक होता है। केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक 273 केल्विन का। झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप बढ़ जाता है। देखो झरने में जब ऐसे जल गिरता है ऊंचाई से नीचे, तो जो उसका टेम्परेचर है, ये जो उसका ताप है यहाँ, है ना, ये एकदम से बढ़ जाता है। कैसे? ये जो झरना है उसमें ऐसे ऊंचाई से जब जल गिरेगा तो यहाँ पे जो उसका टेम्परेचर है ना वो बढ़ जाएगा। वो पानी देखना एकदम उसका जब टेम्परेचर नापोगे तो एकदम उसका टेम्परेचर बढ़ा हुआ मिलेगा। ताप के सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य ताप होता है। ताप के सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य ताप होता है -273 डिग्री सेल्सियस का। किसका?
ताप के सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य ताप होता है -273 डिग्री सेल्सियस का। ठीक है, ताप के सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य ताप होता है -273 डिग्री सेल्सियस का। हमारा 23 मॉडल सेट कंप्लीट हो गया है। आपको क्वेश्चंस देखने हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं। कल हमने 22 तक पढ़ा था, आज 23 है ना। कल मैं 24 लेके आऊँगी, तो मॉडल सेट आपको देखना ही है, इम्पॉर्टेंट है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।